है उसकी वापसी हो रही है। हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। खुदाई का काम चल रहा है और आज भी बावड़ी की खुदाई का काम चल रहा है। खुदाई का आज 9वां दिन है और हर बार खुदाई में कुछ नई चीजें मिल रही हैं। जिस तरीके से बावड़ी की खुदाई हो रही है, पहले फ्लोर की खुदाई में लाल रंग के पत्थर मिले हैं। आखिर ये पत्थर कहां से आए हैं, इनका इतिहास क्या है और इन पत्थरों के जरिए जिस तरीके से इतिहास के पन्ने पलटने का प्रयास किया जा रहा है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस बीच क्या कुछ चल रहा है वहां पे खुदाई के दौरान, रिपोर्ट में दिखाते हैं। चंबल के चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में बावड़ी की खुदाई का काम लगातार जारी है। इतिहास को अगर हम संजो कर नहीं रखेंगे तो देखिए इतिहास हमारा साथ जो है वो छोड़ देंगे। लेकिन अब देखिए बावड़ी की खुदाई की देखिए प्रक्रिया कहां तक पहुंच चुकी है, क्योंकि अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक धरोहरों के ऊपर अगर कोई भी अवैध निर्माण है तो फिर उसको हटाने का प्रशासन को पूरा अधिकार और ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। और इसी का उदाहरण देखिए सड़क है। ये सड़क देखिए इस बावड़ी के अंतर्गत आती थी और इसके ऊपर अवैध निर्माण किया गया था, इसलिए इस सड़क को पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है, क्योंकि बावड़ी भी इसी सड़क के हिस्से में ही आती है। और यही नहीं, बावड़ी के इस इलाके में जो देखिए अवैध निर्माण यहाँ पर किए गए हैं वो निर्माण पूरी तरह से गलत है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में उस पर भी एक्शन अब लिया जाए। देखिए आज जो मजदूर भाई लोग लगे हुए काम में लगभग वो कुआं कुछ देर में आपको दिखने लगेगा। ये सेंटर में कुआं है और ये चारों तरफ जो गलियारे हैं बावड़ी के वो भी अब आपको दिखने लगे हैं। किस तरह से देखिए यहाँ पर एक बड़ी टेबल लगाकर मिट्टी को लगातार ये पास कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी जो असली संरचना इस पूरे बावड़ी की है वो साफ तौर पर दिखने लगे और जो इनकी मेहनत है वो रंग लाए। अब तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के आखिरी रविवार और 117वीं बार मन की बात कार्यक्रम में तमाम बातों का जिक्र किया, लेकिन मुख्य तौर पर प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ का जिक्र करते हुए कहा कि ये कार्यक्रम समाज के लोगों को एक सूत्र में पिरोने का काम करेगा और साथ ही भी बताया कि कैसे प्रयागराज महाकुंभ में यानी कि संगम नगरी में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए भव्य महाकुंभ, दिव्य महाकुंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रयागराज पहुंचे थे तो वो कुंभ की भव्यता और दिव्यता के साक्षी बने थे। पीएम मोदी ने तमाम परियोजनाओं का शुभारंभ किया था, लेकिन जो अनुभव उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ का किया उसका जिक्र पीएम मोदी ने आज साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम के 117वें एपिसोड में किया। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता। साथियों, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेकों अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है। पीएम मोदी ने महाकुंभ के आयोजन के जरिए एकता का संदेश दिया, लोगों से अपील की कि जब वो कुंभ जाएं तो विभाजन और नफरत की भावना को खत्म करने का संकल्प लें। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। पीएम मोदी ने कुंभ में हो रहे एआई चैटबॉट के इस्तेमाल के बारे में भी बात की और बताया कि आखिर कैसे ये चैटबॉट श्रद्धालुओं के लिए मददगार साबित होगा। पहली बार कुंभ आयोजन में एआई चैटबॉट का प्रयोग होगा। एआई चैटबॉट के माध्यम से 11 भारतीय भाषाओं में कुंभ से जुड़ी हर तरह की जानकारी हासिल की जा सकेगी। श्रद्धालुओं को मोबाइल पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड टूर पैकेजेस, ठहरने की जगह और होम स्टे के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। अब आपको इस चैटबॉट की खासियत भी बता देते हैं। इस चैटबॉट में श्रद्धालुओं को 11 भाषाओं में जानकारी मिलेगी। इसमें गूगल नेविगेशन की सुविधा उपलब्ध है। रास्तों और पार्किंग स्थल की जानकारी मिलेगी। मंदिरों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों के बारे में भी चैटबॉट बताएगा। साथ ही महाकुंभ के आयोजन का भी अपडेट देगा।
जाहिर है कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तमाम डिजिटल तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे महाकुंभ को लोगों के लिए सुगम बनाया जा सके। और इन्हीं तैयारियों की तारीफ अब पीएम मोदी कर रहे हैं, जिसका जायजा उन्होंने खुद 13 दिसंबर को प्रयागराज दौरे पर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे स्मारक पर सियासत। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी ने कांग्रेस पर यहां पे बड़ा हमला बोला है। साथ ही उनकी ओर से उस प्रस्ताव की भी आलोचना की गई है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के लिए स्मारक की मांग की है। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने खास तौर पे कांग्रेस पर भेदभाव करने का आरोप भी लगाया है। सुनवाते हैं आपको। मेरे फादर का देहांत का बाद जब मैंने उनकी डायरीज पढ़ी और उनकी डायरीज की बेसिस पे मैंने एक किताब भी लिखी, तब उनके डायरीज से मुझे पता चला कि ये जो प्रेसिडेंट्स के देहांत के बाद CWC की कॉन्डोलेंसेस मीटिंग्स नहीं होते हैं, ये सरासर गलत है। क्योंकि जब KR नारायणन की देहांत हुई थी, कॉन्डोलेंस मीटिंग CWC की कॉन्डोलेंस मीटिंग बुलाई गई थी और उस कॉन्डोलेंस मीटिंग में जो मैसेज, उसका ड्राफ्ट मेरा फादर ने ही किया था। ये मुझे उनका डायरी से पता चला उनके देहांत के बाद। तो जान के मुझे एक झटका लगा, बहुत दुख हुआ। तो बाबा के देहांत का बाद, जो कि खाली प्रेसिडेंट ही नहीं थे, देखिए मेरा फादर तो 5 साल प्रेसिडेंट रहे, उससे पहले 45 साल तक कांग्रेस से जुड़े रहे, कांग्रेस के एक बहुत वरिष्ठ नेता रहे। लगभग 30 साल तक वो CWC की एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर रहे। तो उनके देहांत का बाद एक CWC एक फॉर्मल कॉन्डोलेंस पास नहीं करेगी, ये बात का मुझे बहुत दुख हुआ। कांग्रेस के कई नेताओं से बात की और उसमें से उदित राज भी एक हैं, आप जानती होंगी, और उन्होंने कहा कि प्रणब दा को जो जगह कांग्रेस ने दी उससे बड़ी जगह नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के साथ विश्वासघात हरदम करते आए। क्या कहें? अब ये कहाँ से कांग्रेस के साथ विश्वासघात किए, तो आप उदित राज से ही पूछे। इस तरह की जो बयानबाजी होते हैं, मैं उसको बताना ही नहीं चाहती हूँ, उसमें मैं कमेंट ही नहीं करना चाहती हूँ। उदित राज जी तो खुद ही आई थिंक भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए कुछ ही साल पहले। तो अगर कांग्रेस के साथ क्या विश्वासघात प्रणब मुखर्जी ने किया, तो वो आप उन्हीं से पूछिए कि क्या विश्वासघात किया। और देखिए, इस तरह की जो लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं, पता नहीं, शायद ये एक मानसिकता दिखाते हैं। और ये मैं देख रही हूँ जब से मेरा किताब आया है, जिस तरह से कांग्रेस इकोसिस्टम मुझे और मेरे फादर को ट्रोल कर रहे हैं। खाली मुझे आप बेशक ट्रोल कीजिए, मैं तो ये बात तो मैं बोल रही हूँ ना, ये बात तो मेरे फादर नहीं बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने CWC के लिए नहीं किया, तो वो किस तरह से विश्वासघात कर सकते हैं? या अगर कांग्रेस की क्रिटिसाइज करूँ तो आप मुझे बेशक बोलिए, लेकिन ये शायद एक तरह की मानसिकता है जो कि अभी कांग्रेस में छा गए हैं। तो इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ, मैं आज भी कांग्रेस की हार्डकोर कांग्रेस आइडियोलॉजी की बिलीव हूँ, लेकिन मैं ये सवाल बार बार पूछती हूँ कि आज की जो कांग्रेस है, जो राहुल कांग्रेस है, जो और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको बताएंगे। साउथ कोरिया में प्लेन क्रैश आज कैसे हुआ, और इस खबर ने पूरे विश्व को हैरान कर दिया। तो जेजू एयर विमान का जब जिक्र करते हैं तो आज सुबह यही वो विमान है जो थाईलैंड के बैंकॉक एयरपोर्ट से दक्षिण कोरिया के लिए उड़ान भरता है। हजारों किलोमीटर का सुरक्षित सफर तय किया गया, सब कुछ ठीक था, सभी यात्री बहुत खुश थे, लेकिन अचानक से जैसे ही ये रनवे पर पहुंचता है लैंडिंग के लिए, अचानक से बड़ा हादसा हो जाता है। इस विमान में एकाएक आग लग जाती है, आग के गोले में तब्दील हो जाता है और एक साथ 176 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। आखिर ये हादसा कैसे हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। दक्षिण कोरिया में यात्री विमान के क्रैश होने का दर्दनाक वीडियो सामने आया है। देखिए कैसे दक्षिण कोरिया के मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान लैंड करता है, लेकिन विमान की सेफ लैंडिंग नहीं हो पाती है। विमान रनवे से पहले नीचे उतरता है और फिर एयरपोर्ट के बाड़ से टकराता हुआ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इसके बाद जोरदार ब्लास्ट होता है और विमान के परखच्चे उड़ जाते हैं।
यात्री विमान इतनी जोरदार तरीके से ब्लास्ट होता है कि आग की लपटें दूर तक उठती दिखाई देती हैं और फिर पूरा विमान आग का गोला बन जाता है और कुछ देर बाद सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आता है। बताया जा रहा है कि क्रैश होने वाला विमान जेजू एयरलाइंस का था। इस विमान में करीब 181 यात्री सवार थे। ये विमान थाईलैंड के बैंकॉक से यात्रियों को लेकर दक्षिण कोरिया के मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा था। विमान हादसे के बाद राहत बचाव कार्य जारी है। मृतकों की पहचान की जा रही है। तो वहीं साउथ कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति चोई सुंग मोक ने राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दे दिए हैं।